हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके टीचर एकेडमी। जी हाँ दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का 1000 क्वेश्चन का सीरीज। ठीक है ना। बायोलॉजी का आज मैंने आप लोगों के लिए 1000 क्वेश्चन का सीरीज लाया हूँ, जो कि ऑल बायोलॉजी का निचोड़ होगा। अगर इसको आप बायोलॉजी में पढ़ लेते हैं तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें आप लोगों को बायोलॉजी के जितने भी सारे क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपका फिक्स रहेगा। ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग दोस्तों इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और हाँ, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेते लेते रहेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात यह है, यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा। तो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि इतने सारे कंटेंट हैं इसमें, तो लंबा होना स्वाभाविक बनता ही है। ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा लंबा होगा, मैंने उसको छोटा करने का प्रयास कर रहा हूँ। और हो सकता है तो मैं इसका सेकेंड वीडियो भी लाऊंगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है, तो आप लोग यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग ध्यान से इसको कंप्लीट करेंगे। दोस्तों कहा गया है, संघर्ष जो संघर्ष करता है वह जरूर चमकता है। जो संघर्ष करता है वो जरूर चमकता है। मेहनत से दूर भागने वाला दर बदर भटकता है। तो इसलिए दोस्तों मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पे। पहला चैप्टर है जैसे जीवधारियों का वर्गीकरण। तो जीवधारियों का वर्गीकरण में मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। जीव विज्ञान का जनक कहते हैं अरस्तु को। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। ठीक है ना। जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु है। आधुनिक विज्ञान के पिता, ठीक है ना, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, लिनियस को कहते हैं। कार्ले लिनियस की पुस्तक का नाम था जिसमें जीवधारियों को दो भागों में बांटा। सिस्टेमा नेचर। क्या है? सिस्टेमा नेचर। वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं थियोफ्रेट्स को। किसको कहते हैं? थियोफ्रेट्स को। ठीक है ना। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लेमार्क तथा ट्रेवेलियस ने। जीव विज्ञान का जनक कहते हैं अरस्तु को। ठीक है ना। इसी प्रकार से आएगा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, वैज्ञानिक नामकरण से पहला शब्द व दूसरा शब्द होता है वंश का नाम और जाति का नाम से। किससे? वंश का नाम और जाति का नाम से। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों इस प्रकार से, मधुमक्खियों का अध्ययन कहा जाता है एपीकल्चर। रेशम कीट पालन के अध्ययन को कहते हैं सेरीकल्चर। मत्स्य पालन के अध्ययन को कहते हैं पीसीकल्चर। कवकों के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। फलों के अध्ययन को कहते हैं दोस्तों पोमोलॉजी। हाँ दोस्तों, आप लोग से मेरा एक सवाल है, अगर आई होप आप लोग को यह वीडियो अगर अच्छा लगता होगा दोस्तों, तो आप लोग मेरे चैनल एस के टीचर एकेडमी को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। ठीक है। चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर इस प्रकार से, पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। कीटों के अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। वृक्षों व झाड़ियों के अध्ययन को कहते हैं डेंड्रोलॉजी। सर्पों के अध्ययन को कहते हैं ओफियोलॉजी। सर्पों के अध्ययन को कहते हैं ओफियोलॉजी। छिपकलियों के अध्ययन को कहते हैं सौरोलॉजी। छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सौरोलॉजी। देखिए अब आगे कुछ 20 नंबर क्वेश्चन है वैज्ञानिक नाम। ठीक है ना। तो देखिए कुछ वैज्ञानिक नाम इस प्रकार से, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमोसोपियंस। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम होता है फेलिस डोमेस्टिका। गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बांस इंडियस, बांस इडिकस। मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्राना। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम होता है कैनिक्स फेमिलिरिस। मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है मस्का डोमेस्टिका। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। धान का वैज्ञानिक नाम होता है ओडाया सताइवा। मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पीशम सताइबम। सरसों का वैज्ञानिक नाम होता है ब्रासिका कैम्प्रेस्टिस। देखिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे, जीवाणु साइनोबैक्टीरियस तथा ऑर्की बैक्टीरिया किस जगत के प्राणी है? तो मोनेरा जगत के वैज्ञानिक है। पादप व जंतु के बीच की कौनी है? युगलीना। शैवाल मांस पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे किस जगत के हैं? पादप जगत के हैं। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है छात्रों इस प्रकार से, हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव किस जगत के हैं? तो जंतु जगत के। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है क्या है? जाति।
कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। नील हरित शैवाल, ठीक है ना, संबंधित है मोनेरा से। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से है, 28 नंबर क्वेश्चन छात्रों है। देखिए, एक कोशिकीय जीव किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोटिस्टा के अंतर्गत। बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक जंतु आते हैं। एनीमिलिया या जंतु, ठीक है ना। पौधे और सूत्री विभाजन के लिए उपयुक्त हैं परागकोश। आलू एक प्रकार का क्या है? कौंद है। आलू एक प्रकार का कौंद है। अफीम का वनस्पति नाम है एम्बालिका ऑफिसिनोलिस। एम्बालिका ऑफिसिनोलिस। थैलोफाइटा वर्ग के पौधे मुख्यतः जलीय होते हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? ऑर्थोपोडा। ऑक्टोपस की संका जंतु है तो मोलस्का संका जंतु है। ऑक्टोपस की संका जंतु है, मोलस्का संका जंतु है। कहा गया है दोस्तों, सूरज से चमकने की चाह रखते हो तो सूरज की तरह तपना भी होगा। सूरज से चमकने की चाह रखते हो तो सूरज की तरह तपना भी होगा। और सोने की कीमत चाहते हो तो सोने की भट्टी में जलना भी होगा। सोने की कीमत चाहते हो तो सोने की भट्टी में जलना भी होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं आप लोग से यही आग्रह करूंगा, यही आशा रखता हूं कि आप लोग मेहनत करें, जी जान से करें और समय पे भी ध्यान रखें। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट चैप्टर आ गया आपको कोशिका विज्ञान। देखिए, कोशिका विज्ञान से जितने भी सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, मैंने प्रत्येक क्वेश्चन लाया हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। किस को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं? लाइसोसोम को। कौन सी कोशिका वनस्पति व पशु दोनों में उपस्थित होती हैं? सूत्रकणिका। कोशिका क्या है? कोशिका जीवधारियों की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है, ठीक है ना। कोशिका की खोज किसने और कब की? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट हुक ने कब किए थे? 1665 ईस्वी में, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों इस प्रकार से, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज बोतल की कॉर्क में की। कोशिका का मुख्य भाग है केंद्रक। कोशिका का मुख्य भाग क्या है? केंद्रक। केंद्रक में क्या पाया जाता है? डीएनए, आरएनए व गुणसूत्र। केंद्रक में क्या पाया जाता है? डीएनए, आरएनए व गुणसूत्र। केंद्रक के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो केंद्रक के मुख्यतः छात्रों 4 भाग होते हैं। केंद्रक के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से, राइबोसोम मिलकर बना है आरएनए प्लस प्रोटीन। क्या बना है? आरएनए प्लस प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ऑल्टमैन ने किए थे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किए थे? ऑल्टमैन ने किए थे। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। क्या होती है? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका होती है छात्रों न्यूरॉन की। क्या होती है? न्यूरॉन। सेल वॉल किस में पाए जाते हैं? पादप में। सेल वॉल किस में पाए जाते हैं? पादप में। छात्रों एसके टीचर एकेडमी को आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर 16 नंबर सॉरी 16 नंबर क्वेश्चन है छात्रों इस प्रकार से, हरे पौधे की भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? जीवाणु और कवक में कोशिका द्रव का जीव द्रव को बाहरी आघात से रक्षा करना, ठीक है ना। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं होगा? प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण। जीव द्रव्य का नामकरण किया था पुर्किजे ने। कौन किए थे? पुर्किजे ने। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। जीव द्रव्य को अकार्बनिक व कार्बनिक यौगिकों का अनुपात होगा 81:19। क्या होगा? 81:19। कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन तथा स्वान ने। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन तथा स्वान ने। चलते हैं छात्रों हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इस प्रकार से, तारकाय जिसको सेंट्रोसोम पाया जाता है, मतलब तारकाय सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? केवल जंतु कोशिका में। कहाँ पाए थे? केवल जंतु कोशिका में। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को, ठीक है ना। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन कहते हैं गोल्जीकाय। गोल्जीकाय को। असंधारियों के आरबीसी में नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। जो असंधारी जंतु होते हैं उसमें क्या? लाइसोसोम नहीं पाए जाते। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पर्णहरित क्लोरोफिल के कारण। किसी कारण? पर्णहरित क्लोरोफिल के कारण। पादप की रसोई किसे कहते हैं? हरित लवक को। पादप की रसोई किसको कहते हैं? हरित लवक को। टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण। टमाटर का लाल रंग किसके कारण? लाइकोपिन के कारण। और पत्तियों का जो रंग पीला होता है वो किसके कारण होता है? पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के निर्माण के कारण। कैरोटीन निर्माण के कारण, ठीक है ना। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी। कितनी होती है? 23 जोड़ी। वंशागति का वाहक किसे कहते हैं? गुणसूत्र को। किसको कहते हैं? गुणसूत्र को, ठीक है ना।
चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छात्रों इस प्रकार से 34 नंबर, डीएनए की द्विकुंडित रचना मॉडल, ठीक है ना, डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया? जेडी वाटसन तथा क्रिक ने। कौन? जेडी वाटसन तथा क्रिक ने। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डिऑक्सी राइबोन्सिल एसिड, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। एसके टीचर एकेडमी को छात्रों आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अध्याय आ गया जीव जैव विकास का आनुवंशिकी। क्या है? जैव विकास का आनुवंशिकी, ठीक है। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव थे, क्या थे? साइनोबैक्टीरिया। पक्षियों का विकास हुआ था सरीसृपों से। पक्षियों का विकास किससे हुआ था? सरीसृपों से। जल और स्थलचर जीवों का विकास हुआ था मत्स्य वर्ग से। किससे? मत्स्य वर्ग से। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास हुआ था सरीसृपों से। किससे? सरीसृपों से। स्तनी वर्ग का विकास किससे हुआ था? सरीसृपों से, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इस प्रकार है, प्राचीन जीवों उपादकों के अवशेषों के अध्ययन को कहते हैं जीवाश्म विज्ञान। क्या कहते हैं? जीवाश्म। उपार्जित लक्षणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? टोटोलॉजी। उत्सर्जित के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था होगा डी ब्रिज ने। कौन किया था? होगा डी ब्रिज ने। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी हो गया यहाँ, पढ़ी नहीं पीढ़ी होगा, यहाँ मिट गया है, पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं कहलाते हैं आनुवंशिकी। क्या कहलाते हैं? आनुवंशिकी, ठीक है ना। आनुवंशिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी थी ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन देते? ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन देते? ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से, आनुवंशिकी के पिता किसे कहते हैं? अभी जस्ट बताएं, ग्रेगर जॉन मेंडल को। आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने सर्वप्रथम चुनाव किया मटर के पौधे का। किसका चुनाव किया था? मटर के पौधे का। आनुवंशिकी की इकाई है जीन की। क्या है? आनुवंशिकी की इकाई है जीन की। जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? गुणसूत्रों में। कहाँ होते हैं? गुणसूत्रों में, ठीक है ना। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। कौन थे? डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों 15 नंबर क्वेश्चन, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तब विडल एवं रैंडम ने। कौन किया था? विडल एवं रैंडम ने। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक है जोहानसन। कौन है? जोहानसन। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिकी पदार्थ क्या है? डीएनए। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया? खुराना ने किया। कौन किया? खुराना ने किया। माता पिता के गुणसूत्र उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होती हैं? तो गुणसूत्रों के द्वारा। किसके द्वारा होते हैं? गुणसूत्रों के द्वारा होते हैं। और जब माता पिता से कहा गया कि बच्चों माता जैसा है या पिता जैसे है या दादा जैसे या दादी जैसे या नाना जैसे या नानी जैसे, सभी सभी के गुणसूत्रों से क्या होता है? उनका गुणसूत्र बच्चों का मेल खाता है। मनुष्य में गुणसूत्रीय क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है। और पूछ दे कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, जिसको हम लोग 23 जोड़ा भी कह सकते हैं। किसको कितना कहते हैं? 23 जोड़ा। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। मनुष्य में नर का गुणसूत्र XY होता है और मनुष्य में मादा का गुणसूत्र सम्मिलित XY होता है। आप लोग याद रखिएगा छात्रों, जब लड़का पैदा होगा, जब बेटा पैदा होगा, तो उसमें किस गुणसूत्र का मिलन होता है? XY दोनों मिल जाए तो वो लड़का होगा। और जब लड़की होगी, बेटी होगी, तो उसमें XX गुणसूत्र होते हैं। क्या होती है? XX। तो उससे क्या होती है? बेटी की जन्म होती है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, नर के लिए XY, मादा के लिए XX। नर के लिए XS और नर के लिए XY और मादा के लिए XX गुणसूत्र होती है, ठीक है ना। चलते हैं हम छात्रों नेक्स्ट पे। नेक्स्ट छात्रों इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 24, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम क्या है? पिता का गुणसूत्र। देखिए, पिता का गुणसूत्र में से ही बच्चों का लिंग निर्धारित होता है। माता में सिर्फ X गुणसूत्र ही पाया जाता है, जबकि पिता में X और Y दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे। एक सामान्य मनुष्य शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है 22 जोड़ी होती है। कितने होते हैं? 22 जोड़ी होते हैं। कौन सा एक लिंग संलहन रोग है? वर्णांधता। क्या है? वर्णांधता। शिशु का नेतृत्व नेतृत्व यहाँ पे गलती लिखा गया है, स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक तकनीक का प्रयोग करते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंट का। किसका? डीएनए फिंगरप्रिंट का, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। वर्णांधता वाले व्यक्ति, ठीक है ना, को लाल रंग दिखाई देता है हरा। कैसा दिखाई देगा उसको? लाल रंग हरा दिखाई देगा। इसलिए देखते हैं आप लोग, रेलवे में जिसको वर्णांधता होती है उस व्यक्ति को नहीं लिया जाता है, क्योंकि वो लाल समझ के हरा, हरा समझ के लाल वाले को हरा समझ लेगा तो ट्रेन से वहाँ दुर्घटना हो सकती है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे। मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता को जाना जाता है प्रोटोनोपिया व डिट्रोनोपिया के रूप में, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण होंगे
पुत्रियों के पुत्रों में, किसके पुत्रियों के पुत्रों में होगी वो लक्षण। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से है, देखिए लाल हरा वर्णांता का कारण क्या है? एक्स गुणसूत्रों की वंशागति। क्या होती है? एक्स गुणसूत्रों की वंशागति। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवंशिक पदार्थ को कहते हैं जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चैप्टर अब आ गया वनस्पति विज्ञान। चैप्टर का नाम क्या है? वनस्पति विज्ञान। देखिए पेड़ पौधे व उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को कहते हैं वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेट्स को कहा जाता है। हिस्टोरिया या प्लेनेटेरियम पुस्तक के लेखक है थियोफ्रेट्स है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। ठीक है ना। झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोलॉजी से। झाड़ियों का अध्ययन किसे किया जाता है? डेंड्रोलॉजी से। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है पत्ती में होती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? पत्ती में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोग्लिसरीन अम्ल। क्या है? फास्फोग्लिसरीन अम्ल। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट है छात्रों इस प्रकार से, देखिए ऑक्सीजन कैसा हार्मोन है? पादप हार्मोन से। तने की वृद्धि मापने में प्रयोग होता है ऑक्जेनोमीटर की। किसकी? ऑक्जेनोमीटर की। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। हरे प्रोटोजोआ को किस नाम से जाना जाता है? पैरामीशियम के नाम से। किसके नाम से? पैरामीशियम के नाम से। क्लोरोफिल में उपस्थित होती है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में उपस्थित होती है मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकलता है पानी से। किससे? पानी से। दलहन के जड़ों को नष्ट करने वाली जीवाणु है राइजोबियम। दलहन के जड़ों को नष्ट करने वाली जीवाणु है राइजोबियम। नारियल में प्रकीर्णन कैसे होती है? पानी द्वारा। कैसे द्वारा होती है? पानी द्वारा होती है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से देखिए, जिन फल का निर्माण केवल अंडाशय से होता है उन्हें कहते हैं सत्य फल। सत्य फल के उदाहरण सेब, कटहल, नाशपाती। सत्य फल के उदाहरण क्या है? सेब, कटहल, नाशपाती। प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है लाल प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक किसमें होती है? लाल प्रकाश में। जल को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है जाइलम। जल को जड़ों से पत्तियों तक कौन पहुंचाता है? जाइलम। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों, भोजन को देखिए जाइलम जो होती है जल को जड़ से लेकर पत्तियों तक पहुंचाती है, लेकिन फ्लोएम का काम होता है कि भोजन को पत्तियों से जड़ तक पहुंचाए। तो देखिए फ्लोएम का उल्टा काम, जड़ का उल्टा, यानी कि पत्तियों से जड़ तक भोजन कौन पहुंचाएगा? फ्लोएम पहुंचाएगा। ठीक है ना। जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा पौधा क्या होता है? जैमिया इग्मिया। क्या होता है? जैमिया इग्मिया। मृदा अपरदन रोकने में सहायक प्रदान करता है ब्रायोफाइटा। क्या करता है? ब्रायोफाइटा। दूध से दही बनने में सहायक होता है लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनने में सहायक कहते हैं लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं। ठीक है ना। दूध के पास्चुराइजेशन की खोज किसने की? लुईस पास्चर ने किए थे। कौन किए थे? लुईस पास्चर ने किए थे। ठीक है। चलते हैं हम लोग छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से देखिए, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो लुईस पास्चर ने किया था। कौन किए थे? लुईस पास्चर। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सोयाबीन। क्या है? सोयाबीन। वो पौधा जिसमें पुष्प व बीज नहीं होता वो कहते हैं अपुष्पीय पौधा। क्या होता है? अपुष्पीय पौधा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या है? सिकोया का वृक्ष। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? साइकस में। साइकस आप लोग जानते हैं? साइकस जो होता है जिसे साबूदाना बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? साबूदाना। ठीक है ना। साबूदाना का खीर आप लोग खाए होंगे, तो वही साबूदाना बनाया जाता है किसके पौधे से? साइकस के जो बीज निकलते हैं उसी से बनाया जाता है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से है, कवक व शैवाल दोनों वर्ग के पौधे मिलकर क्या बनता है? लाइकेन बनता है। क्या बनता है? लाइकेन बनता है। अफीम प्राप्त होती है छात्रों कच्चे फलों के लैक्टस से। अफीम किससे प्राप्त होते हैं? कच्चे फलों के लैक्टस से। तंबाकू में सुगंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस मेगाथीरियम। बैसिलस मेगाथीरियम जो तंबाकू जो जिसको आप लोग देहाती भाषा में खैनी कहते हैं। चाव चावल व गेहूं किस मूल के पौधे हैं? सोलेनेसी। यहाँ पे एल लॉ छूट गया। ठीक है ना। चावल व गेहूं किस मूल के पौधे हैं? सोलेनेसी। ठीक है ना। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवण को कहते हैं। देखिए उपस्थित लिखा गया यहाँ पे, उपस्थित होगा, क्या होगा? उपस्थित लवण को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़ की कोशिका में उपस्थित लवण को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, गन्ने की चीनी किसके संयोग से बनता है? तो ग्लूकोज व फ्रुक्टोज से। किसके? ग्लूकोज व फ्रुक्टोज से। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है एथिलीन। क्या? एथिलीन। अम्ल वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड। हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार माना जाता है CO2 को। किसको? CO2 को। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। मरुस्थलीय पौधे के अध्ययन को कहते हैं जीरोफाइट्स। मरुस्थलीय पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स।
पत्तों में वर्णहरित होता है कोशिका में, किसमें, कोशिका में, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से छात्रों, सबसे छोटा नग्न बीजी पौधा है जोमिया पिग्मिया। क्या है, जोमिया पिग्मिया। छात्रों मैं आपसे यही क्षमा चाहता हूँ कि यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो इसलिए आप लोग धैर्य को न खोए, आपा को न खोए, ठीक है ना, और आपा को बनाए रखें। कहते हैं दोस्तों, लोग कमियां निकालते रह जाते हैं, सफल लोग किसी की न सुनकर सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाते हैं। तो इसलिए अपनी आप लोग सफलता की सीढ़ी पे चढ़ना है तो आप लोग को सब्र रखना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे लंबा गुणसूत्र होता है ट्राइलियम। क्या होता है, ट्राइलियम। सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है शैवालों में, किसमें, शैवालों में। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा छात्रों लेमना जलीय पौधा होता है। क्या होता है, लेमना जलीय पौधा। सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा होता है छात्रों यूकेलिप्टस, ठीक है ना। सबसे छोटा पुष्प जानते हैं आप लोग, सबसे छोटा पुष्प होता है वुल्फिया और सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफ्लेसिया। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया, सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छात्रों इस प्रकार से है, पौधे का कौन सा भाग शोषण करती है, तो पत्ती। पत्ती के द्वारा शोषण का कार्य होता है। सिंकोना वृक्ष के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है, तौने की छाल से। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार आता है कि सिंकोना वृक्ष के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है, तो तौने की छाल से। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कॉर्टिकेल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कॉर्टिकेल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस का। सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है, साइकस का। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में, ठीक है ना। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बने पौधों की वृद्धि से, मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से। किससे, मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ, देहरादून। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छात्रों, किसके कारण फूलों में रंग होता है, एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण, एंथोसाइनिन के कारण। पौधों के किस भाग में हल्दी पाया जाता है, पौधे के तौने भाग में क्या पाया जाता है छात्रों, हल्दी, ठीक है ना, तना से। पौधे, उसके बाद पौधे जो खारे पानी से पैदा होते हैं कहते हैं हाइलोफाइट्स। क्या कहते हैं, हाइलोफाइट्स। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 पे छात्रों। 60 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन निकलती है। देखिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं पौधे और कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करते हैं रात के समय भी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसलिए पेड़ के पौधे के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव के रूप में कभी दो बाहर निकलता है तो उन्हें कहते हैं जलरंध्र हाइडेथोड। क्या कहते हैं, जलरंध्र हाइडेथोड, ठीक है ना। हरे पौधे को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त होता है एसीटिलीन। क्या होता है, एसीटिलीन, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से है, थार मरुस्थल हरियाली बनाती है मरुद्भिद से। कैसे, यहाँ पे मरुद हो जाएगा, मरुद्भिद से। फर्न पौधा किससे संबंधित है, टेरिडोफाइटा से। किससे, टेरिडोफाइटा से। पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है, नाइट्रेट के रूप में। किसके रूप में, नाइट्रेट के रूप में। आलू का बदला हुआ रूप क्या होता है, आलू का बदला हुआ रूप तना होता है। अंतरिक्ष यात्री अपने कैबिन में कौन सा शैवाल उगाते हैं, क्लोरेला। अंतरिक्ष यात्री कौन सा शैवाल उगाते हैं, क्लोरेला। कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। कवक में भोजन संचित रहता है ग्लाइकोजिन के रूप में। किसके रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से है, 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। जलीय पौधे CO2 कहाँ से लेते हैं, जल में घुली CO2 से। किससे, जल में घुली CO2 से। पौधे की आयु की निर्धारण विधि कहलाता है डेंड्रोकोनोलॉजी। डेंड्रोकोनोलॉजी। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन से ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीन, ऑक्सीन। ऑक्सीजन का निर्माण होता है पौधे के ऊपरी भाग में। क्या होता है, पौधे के ऊपरी भाग में। बौने पौधे को लंबा करना व फूल बनने में मदद करता है निब्रेलिन्स हार्मोन्स। कौन सा, निब्रेलिन्स हार्मोन, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से है, 73 नंबर क्वेश्चन। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन से ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निर्माण होता है पौधे के ऊपरी भाग में। ये क्वेश्चन अभी हो गया था, ठीक है ना, फिर वही आ गया दोबारा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से, पौधे में RNA प्रोटीन बनाने में सहायक हार्मोन्स है साइटोकाइनिन, ठीक है ना। वृद्धि हार्मोन्स किसे कहते हैं, एबिसिसिक एसिड को। पौधे में एक पात्र ऐसा हार्मोन्स जो गैसीय अवस्था में होता है, क्या होती है, एथिलीन होती है। फूलों को खिलाने वाला हार्मोन्स कहते हैं फ्लोरिजेंस। पौधे में जख्म भरने का काम करता है ट्राउमैन। क्या करते हैं, ट्राउमैन कौन काम करते हैं। तंबाकू की पत्तियों में होने वाले रोग का कारण क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस। क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है ना। लौंग प्राप्त होती है फूल और की कली से। किससे, फूल की कली से। लौंग किससे प्राप्त होती है, फूल की कली से। अब आगे हम लोग 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से, कुछ फल एवं उसके खाने योग्य भाग। देखिए फल के कौन कौन से भाग होते हैं खाने योग्य, जैसे सेब का तो पुष्पासन भाग खाते हैं, नाशपाती का पुष्पासन, गेहूं का भ्रूणपोष एवं भ्रूण, ठीक है ना, भ्रूणपोष एवं भ्रूण। काजू का होता है आपको बीज पत्र। काजू का क्या खाया जाता है, कौन सा भाग खाया जाता है, तो बीज पत्र, ठीक है ना। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखिए सेब का तो हो ही गया,
अभी जैसे बताया, सेब का पुष्पासन, नाशपाती का पुष्पासन, गेहूं का भ्रूणपोष एवं भ्रूण। देखिए, काजू का बीजपत्र या पुष्पवृंत, आम का मध्य फल भित्ति, लीची का एरिल भाग खाया जाता है, ठीक है ना। अमरूद का फल भित्ति या बीजांडसन, चना का बीजपत्र एवं भ्रूण, ठीक है। अंगूर का फल भित्ति या बीजांडसन, मूंगफली का बीजपत्र एवं भ्रूण, ठीक है ना। पपीता का मध्य फल भित्ति, नारियल का भ्रूण पोष, केला का मध्य एवं अंतः भित्ति, ठीक है। सहतूत का रसीले परिदलपुंज, कटहल का परिदलपुंज, ठीक है ना। और नारंगी का जूसी हेयर, नारंगी क्या खाया जाता है, जूसी हेयर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पौधों में, देखिए, पौधों में होता है तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग। पौधों, यहाँ पे पौधों में तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग होगा, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे है कि आम में जो वैज्ञानिक होता है वो किससे होता है, किस तत्व की कमी से होता है। देखिए, तो आम में जो होता है छात्रों, आम में वो बैगन में लिटिल लीफ रोग होता है, वो जस्ता की कमी से होता है। आलू का ब्लैक हॉट रोग जो होता है, भंडारा आलू में O2 की कमी से, किससे, O2 की कमी से। नींबू में हाई बैक रोग होता है, तांबा की कमी से। आंवले में निक्रोसिस रोग होता है, बोरॉन की कमी से। नींबू में लिटिल लीफ रोग होता है, तांबा की कमी से, ठीक है ना। सलजम में वाटर कोर होता है, मैग्नीज की कमी से। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग होता है, बोरोन की कमी से। मटर में मार्स रोग होता है, मैग्नीज की कमी से। उसके बाद गाजर होगा, गाजर में कोटर स्पॉट होता है, कैल्शियम की कमी से, किसके कमी से, कैल्शियम की कमी से, ठीक है ना। मक्का में व्हाइट बर्ड होता है, जस्ता की कमी से, ठीक है। और उसके बाद लीची में पत्ती जलना होता है, पोटेशियम की कमी से, ठीक है ना। चुकंदर में हॉट रॉट होता है, बोरोन की कमी से। धान में खैरा रोग होता है, जस्ता की कमी से। यह क्वेश्चन बार बार पूछता है, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है, जस्ता की कमी से होता है, ठीक है ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट चैप्टर आ गया आपका पारिस्थितिकी। क्या आ गया, पारिस्थितिकी। इस चैप्टर से जितने भी सारे क्वेश्चन बनने वाले छात्रों, मैं प्रत्येक को बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलते, देखिए, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1986 ईस्वी में, ठीक है ना। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था रिटर ने। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था, रिटर ने। पारिस्थितिकी निम्न के बीच पारस्परिक संबंधों को दर्शाता है, जीव व वातावरण। कौन दर्शाते हैं, जीव व वातावरण, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 छात्रों इस प्रकार से, पारिस्थितिकीय तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी, टेंसले ने। कौन किए थे, टेंसले ने। पारिस्थितिकीय तंत्र के दो घटक कौन से, जैविक और अजैविक। कौन कौन घटक होते हैं, जैविक और अजैविक, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी अपरिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की श्रृंखला क्या कहलाती है, उत्पादक, उपभोक्ता या अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता या अपघटक, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश। क्या है, सूर्य का प्रकाश। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव कहलाता है अपरदन। क्या कहलाता है, अपरदन। मुख्यतः मैंग्रोव वाली ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं, सुंदर वन का डेल्टा में। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है, राइजोफेरा, ठीक है। समुद्र के किनारे के वनस्पति कहलाती है लवणविद वनस्पति, क्योंकि वहाँ पे समुद्र में ज़्यादातर नमक ही पाया जाता है, ठीक है ना। 1 लीटर में समझिए कि 250 ग्राम लगभग नमक ही निकलता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से, देखिए, वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। वे घटक जो उत्पादन द्वारा भोजन का उपयोग करते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं छात्रों, 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण गाय, भैंस, बकरी, ठीक है ना। द्वितीयक उपभोक्ता के उदाहरण लोमड़ी, भेड़िया, मोर। तृतीयक उपभोक्ता के उदाहरण बाघ, शेर, चीता, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, कवक व जीवाणु किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो अपघटक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, अपघटक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इस प्रकार से, कवक व जीवाणु किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, अपघटक वर्ग के। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को, क्या कहते हैं, एक जलीय पौधे को। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए, तो 33.3% भाग में अगर वन रहेगा तो इसे पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा, बना रहेगा। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप क्या है, जल हाइसिंस है। क्या है, जल हाइसिंस है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट चैप्टर आ गया छात्रों, प्रदूषण। नेक्स्ट चैप्टर क्या आ गया, प्रदूषण। वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम से क्या तात्पर्य है, तो उसका मतलब होता है कणीय पदार्थ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थित है नई दिल्ली में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, भोपाल में। राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिक संस्थान स्थित है फरीदाबाद में। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी में कारण गैस थी, कौन सी गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। यह भी क्वेश्चन बहुत बार बार पूछता है। 3 दिसंबर 1984 को जो भोपाल गैस त्रासदी में गैस का जो रिसाव हुआ था, इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। किसका, मिथाइल आइसोसाइनेट का, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 छात्रों इस प्रकार से, वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है, कार्बन
ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड या अमोनिया। ठीक है ना। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है छात्रों 5 जून को। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से देखिए, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ध्वनि प्रदूषण कब होता है? जब ध्वनि 80 डेसिबल से ऊपर होता है। जब ध्वनि 80 डेसिबल से ऊपर होता है। डीबी का मतलब हुआ डेसिबल। सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण होता है शहरीकरण से। सबसे ज़्यादा जल किससे प्रदूषण होता है? शहरीकरण से। जल प्रदूषण की जांच की जाती है बीओडी, ठीक है ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल प्रदूषण कब होता है? जब जल में O2 की मात्रा कम होती है। जब जल में O2 की मात्रा कम होती है। वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है 60% वाले वायु वाहनों के धुएं से। ठीक है ना। जमीन से निकलने वाले ईंधन को कहते हैं जीवाश्म ईंधन। जमीन से निकलने वाले ईंधन को कहते हैं जीवाश्म ईंधन। सबसे हानिकारक हानिकारक प्रदूषित गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे हानिकारक प्रदूषित गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। अम्लीय वर्षा होती है सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। अम्लीय वर्षा किससे होती है? सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। ग्रीन मोफिल का इस्तेमाल करते हैं ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए। रेडियो एक्टिव को कहा जाता है जल वायु जमीन तीनों। जल वायु और जमीन तीनों। सबसे खतरनाक रेडियो एक्टिव है एस्ट्रोनियम 90। सबसे खतरनाक रेडियो एक्टिव है एस्ट्रोनियम 90। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, जेट प्लेन से निकलने वाले प्रदूषण किस श्रेणी में आता है? एरोसोल। एरोसोल। जेट प्लेन में धुएं में गैस होती हैं CFC और N2O। क्या होते हैं? CFC और N2O। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें से होता है त्वचा कैंसर। क्या होता है? त्वचा कैंसर। छात्रों आप लोग से मैं एक निर्देश देना चाहता हूँ, अगर आप लोग को यह PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे SK टीचर एकेडमी में आप लोग जरूर जुड़े और टेली उसमें आप लोग को मैं PDF प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है ना। तो SK टीचर एकेडमी पे आप लोग जुड़ जाए और वहाँ से PDF आप लोग को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट चैप्टर आ गया छात्रों प्राणी विज्ञान। क्या आ गया? नेक्स्ट चैप्टर प्राणी विज्ञान। जंतु तथा उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं प्राणी विज्ञान। क्या करते हैं? प्राणी विज्ञान। एक कोशिकीय प्राणी किस संघ में आते हैं? संघ प्रोटोजोआ संघ में। किस संघ में? संघ प्रोटोजोआ संघ में। संघ पेरिफेरा के सभी जंतु पाए जाते हैं खारे पानी में। कहाँ पाए जाते हैं? खारे पानी में। संघ पेरिफेरा के उदाहरण है साइकन, माथेनिया, स्पंज आदि। ठीक है ना। संघ सिलिंट्रेटा कैसे प्राणी है? जलीय द्विस्तरीय। कैसे हैं? जलीय द्विस्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन छात्र इस प्रकार से देखिए, संघ सिलिंट्रेटा प्राणी के कुछ उदाहरण है हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन, मूंगा आदि। ठीक है ना। केचुआ किस संघ का प्राणी है? संघ एनिलिडा। संघ एनिलिडा। केचुआ में हृदय होते हैं 4 जोड़ी। केचुआ में कितने हृदय होते हैं? 4 जोड़ी। अर्थोपोडा संघ की देह गुहा कहलाते हैं हिमोसिल। हिमोसिल। छात्रों वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ता है, तो इसलिए आप लोग से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र बंधु बांधवों को शेयर भी करते रहें। ठीक है दोस्तों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से, अर्थोपोडा प्राय होते हैं। अर्थोपोडा प्राय कैसे होते हैं? एक लिंग व निषेचन शरीर के अंदर होता है। अर्थोपोडा संघ के उदाहरण है तिलचट्टा, झींगा, मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डा आदि। ठीक है ना। कॉकरोच में हृदय होते हैं 13। कॉकरोच किसको कहते हैं? तिलचट्टा को। संघ इकाइनोड्रोमेटा के सभी प्राणी प्राय होते हैं समुद्री। कैसे होती हैं? समुद्री होती हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से है, संघ इकाई नोड्रेमे के कुछ उदाहरण है जेलीफिश, सेलफिश, क्राइफिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, शेयरफिश, टैगफिश, रेजरफिश, ब्रिटल स्टार आदि। ठीक है ना। घोघा व सीढ़ी सीधी किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो संघ मोलस्का संघ के अंतर्गत है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग में आते हैं? तो संघ कॉर्डेटो। किस में आते हैं? संघ कॉर्डेटो में आते हैं। सरीसृप वर्ग के प्राणी है छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ आदि। विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है हीलोडर्मा। क्या है? हीलोडर्मा। उड़ न सकने वाले पक्षी क्या होते हैं? कीवी एमू। कीवी एमू। ठीक है ना। जो न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, उसका राष्ट्रीय पक्षी भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उड़ न सकने वाले पक्षी क्या था? कीवू एमू। सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। यह क्वेश्चन बार बार छात्रों पूछता है कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी क्या है? हमिंग बर्ड। क्या है? हमिंग बर्ड। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। देखिए दोनों क्वेश्चन याद रख लीजिए। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। और स्तनधारी वर्ग में सबसे ज़्यादा तापमान होता है बकरी में 39 डिग्री। तब जो दूध देते हैं जिसको स्तनधारी कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा तापमान किस जानवर का होता है? तो बकरी का होता है। स्तनधारी वर्ग कितने वर्गों में बटा है? तीन वर्गों में। प्रोटोथीरियम, येथीरिया, मेटाथीरियम। क्या है? प्रोटोथीरियम, येथीरिया और मेटाथीरियम। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ गए हम लोग। अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं प्रोटीथीरिया, ठीक है ना, एकिडना या प्लेटिपस उसको कहते हैं। अपरिक बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं मेटाथीरिया, जिसको कंगारू कहते हैं। पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देने वाला होता है यूटीथीरिया, जिसको मनुष्य कहते हैं। तो मनुष्य यूथीथिए में आता है, किस में आता है, मनुष्य यूथीटिए में आते हैं, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे। उपकला उत्तक के कार्य, क्या कार्य होता है, तो यह शरीर के अंतरंगों को चोट से बचाता है, ठीक है ना। संयोजी उत्तक का कार्य क्या होता है, शरीर के अन्य उत्तकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है ना। यह जो होता है शरीर के अन्य उत्तकों को जोड़ने का काम करता है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे जाते हैं। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 639। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, 639। 30 नंबर क्वेश्चन, मानव की शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिम कुल्हा की मांसपेशी होती है, ठीक है ना। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है स्टेपिडियस की, ठीक है। तंत्रिका उत्तक और किस नाम से जाने जाते हैं, चेतना घातक के नाम से, ठीक है ना। मानव रक्त क्या होता है, एक तरल संयोजी उत्तक होता है। मानव का रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे। मानव रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। शरीर का जितना वजन होता है उसका 7% होता है वजन किसका, रक्त का। मनुष्य का रक्त का पीएच मान होता है 7.4। मनुष्य रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। एक वयस्क मनुष्य में औसत रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है, 5 से 6 लीटर। देखिए रक्त जो कि प्लाज्मा और एक रोधिकरणाणु होती हैं, तो उसमें रक्त की आजीविका तरल भाग होती है। रोधिकरणाणु में क्या होता है, जिसको ब्लड क्रप्सल सेल्स कहते हैं, यह रक्त का 45% भाग होता है। कितना होता है, 45% भाग होता है। ये फिर प्लाज्मा में देख लीजिए, रक्त का 55 से 60% प्लाज्मा होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें 45% भाग होते हैं, और ये इसके 3 भाग होते हैं। और प्लाज्मा का 90% भाग और जल 7% प्रोटीन, जिसमें 9% लवण, शेष ग्लूकोज होता है। इसमें देखिए लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी जिसको, और श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी होते हैं, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में आ गया आप लोग को फिर। प्लाज्मा का 90% भाग, ये तो बता दिए थे अभी जस्ट। देखिए ये लाइन में प्लाज्मा का कार्य पचे हुए भोजन हार्मोन के अन्य भागों में पहुंचाना है। और देखिए इसमें होता है रक्त बिंबाणु, ब्लड, जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 है, लाल रक्त कण जिसको रेड ब्लड कर्पोसेल्स कहते हैं, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होते हैं, अस्थि मज्जा में होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से है, ठीक है ना। देखिए आरबीसी की मृत्यु होती है यकृत, यानी कि जिसको लीवर या प्लीहा कहते हैं, ठीक है ना। आरबीसी केंद्रक नहीं होता है अपवाद ऊंट एवं लामा में, ऊंट एवं लामा में। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है, 120 दिन। रक्त का रंग लाल होता है हिम नामक रंजक के कारण। रक्त का रंग किसके कारण लाल होता है, हिम नामक रंजक है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक है हीमैटिन, क्या है, हीमैटिन। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, शरीर के हर भाग में ऑक्सीजन पहुंचाना व कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेना। आरबीसी का मुख्य काम क्या है, शरीर के हर भाग में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना होता है। शरीर में रक्त क्षीणता हो जाती है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। हीमोग्लोबिन की कमी, आरबीसी की संख्या की जाती है हीमोसाइटोमीटर में। आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है हीमोसाइटोमीटर में। श्वेत रक्त कणिकाएं जिसको व्हाइट ब्लड कर्पोसेल्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहा जाता है अस्थि मज्जा को। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से देखिए, ध्यान दीजिए। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। कितना होता है, 2 से 4 दिन। और आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहा जाता है रक्त में। डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ हो जाती है, रक्त में। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर के रोगों को संक्रमण से बचाना। शरीर के रोगों को संक्रमण से बचाना। रक्त बिंबाणु जीवन का काल होता है 3 से 5 दिन। ब्लड प्लेटलेट्स का कितना जीवन काल होता है, 3 से 5 दिन। रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य क्या होता है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करना, ठीक है ना। रक्त बिंबाणु का मुख्य गुण है इसमें केंद्रक नहीं होता है, निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। किसमें होता है, निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार। डेंगू ज्वर होने से शरीर का क्या प्रभाव पड़ता है, शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होती है। शरीर में क्या होती है, प्लेटलेट्स की कमी होती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हम रक्त हमारे शरीर में ताप को नियंत्रित करने का काम करता है तथा शरीर को रोगों से रक्षा करता है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन छात्रों। 58 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से देखिए। 58 नंबर क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन है विटामिन के। विटामिन के क्या करता है, रक्त को थक्का बनाता है। 59 नंबर, रक्त का थक्का बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन है फाइब्रिनोजोन। फाइब्रिनोजन क्या होता है, फाइब्रिनोजन।
मानव में रक्त समूह की खोज किसने की थी? कॉरलैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में। कब? कॉरलैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में। मनुष्य में रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन। क्या होती है? आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? एंटीजन दो प्रकार के, एंटीजन ए और एंटीजन बी। कौन कौन थे? एंटीजन ए और एंटीजन बी। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से छात्रों देखिए, मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं? 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। किसी रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं, ओ को। सर्वग्राही रक्त कहते हैं, ए बी को। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है और रुधिर वाहिनियों में जमने से रोकता है हिपेरिन। रुधिर को, जैसे खून को, ब्लड को शरीर में जमने से कौन रोकता है? हिपेरिन। हिपेरिन कौन रोकता है? हिपेरिन। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त वर्ग की खोज लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1930 में। पूछ दे, रक्त की खोज किसने कहा था? लैंडस्टीनर। उसको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1930 में। शरीर का रुधिर बैंक किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती है लिम्फोसाइट कोशिकाएं। ठीक है ना। प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? थ्रोम्बोसाइट के नाम से। रुधिर को किस तापमान पर रखा जाता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस तापमान पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रुधिर का अध्ययन हीमोटोलॉजी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? हीमोटोलॉजी के अंतर्गत। एक स्वस्थ मनुष्य एक बार कितनी रुधिर दान कर सकता है? तो 450 ml यानी 1 यूनिट। 450 ml मतलब 1 यूनिट। शुद्ध व अशुद्ध रक्त का शरीर, शुद्ध व अशुद्ध रुधिर का शरीर में वहन करती हैं क्रमशः सिराएं और फुफ्फुस सिरा। सिराएं और फुफ्फुस सिरा। रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक किसे कहते हैं? विलियम हार्वे को। किसको? विलियम हार्वे को। मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है 120/80। 120/80। ठीक है ना। रक्त दाब मापने वाला यंत्र होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से देखिए, नेक्स्ट आ गया छात्रों अध्याय मानव शरीर के तंत्र। मानव शरीर के तंत्र। मनुष्य में भोजन का पाचन किससे प्रारंभ होता है? तो मुख से प्रारंभ होता है। ठीक है, मनुष्य में लार ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम को कहते हैं टाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइलिन कहते हैं। भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है लाइसोजाइम। क्या करते हैं? लाइसोजाइम। आमाशय में भोजन लगभग रहता है 4 घंटे। कितने घंटे? 4 घंटे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से, भोजन के अमाशय से पहुंचने पर फाइलोडिक ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? तो जठर रस निकलता है। कौन सा रस? जठर रस। अमाशय में निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं पेप्सिन व रेनिन। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन व रेनिन। लार किसके पाचन में मदद करता है? स्टार्च के पाचन में मदद करता है। किसके पाचन में? स्टार्च के पाचन में मदद करता है। छात्रों क्वेश्चन 1000 का सीरीज है इसलिए थोड़ा लंबा होगा, तो आप लोग को लंबा होने के लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सब्र रखेंगे। सब्र का फल क्या होता है? मीठा होता है। लार किसके पाचन में मदद करता है? तो स्टार्च के पाचन में मदद करता है। मनुष्य की पाचन नली कितने फीट की लंबी होती है? 32 फीट लंबी होती है। अस्थियों व दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव कैल्शियम फॉस्फेट होता है। डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि होता है। क्या होता है? लार ग्रंथि होता है। अमाशय में जैम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है पैप्सिन। अमाशय ग्रंथि की पेप्सिन स्रावी ग्रंथियां कौन सी है? मुख्य कोशिका है। किस पाचन अंग में अम्ल होता है? अमाशय HCl। किसमें? अमाशय HCl में। कौन सा अम्ल अमाशय में रहता है? कौन सा अम्ल अमाशय में रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मवेशी घास निगलने के बाद कहाँ संग्रहित करते हैं? प्रथम अमाशय में। कहाँ करते हैं? प्रथम अमाशय में। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन के प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? एमिनो अम्ल में। एमिनो एसिड आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? प्रोटीन के लिए। प्रोटीन के लिए। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है अम्लीय। ठीक है ना। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? पेप्सिन। पेप्सिन। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन। क्या है? रेनिन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। क्या है? रेनिन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है इस प्रकार से, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्मक होता है? कैसिन और लैक्टोज। कौन था? कैसिन और लैक्टोज। दूध में मुख्य पाए जाने वाला प्रोटीन है कैसिन है। क्या है? कैसिन। कैसिन। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? जाइमेज। कौन? जाइमेज। किस एंजाइम के उपस्थिति के कारण SIV अक्सर अपना आकार बदल लेते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से छात्रों देखिए, मछली प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है। मछली, सॉरी यहाँ पे मछली होगा 6। मछली प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि इस उसमें होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। ठीक है। मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा होता है। मुख में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा। कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? कीरेटिन। कीरेटिन। कौन सा अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिन्हें दीर्घ रोम अथवा
रजा अंकुर कहते हैं तो छोटी आंत, किसको? छोटी आंत, ठीक है ना। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होती है। कहाँ से होती है? छोटी आंत में संपन्न होती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अब से अवशोषित होते हैं? तो छोटी आंत में, ठीक है ना। सिग्मोएड कोलन किसका एक भाग है? तो बड़ी आंत का भाग। किसका? बड़ी आंत का भाग है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर होती है। लीवर किसका भरपूर स्रोत है? वसा घुलनशील विटामिन का। किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? तो विटामिन ए का। किसका? विटामिन ए का, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से हुए, पचे हुए भोजन मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग शोषण करता है? तो यकृत करता है। वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है? तो यकृत। कौन सा अंग ग्लाइकोजेनिन के ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो यकृत, जिसको लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है छात्रों इस प्रकार से, देखिए, असंधारी किस में यूरिया बनाते हैं? तो यकृत में बनाते हैं। ग्लाइकोजोन किस अंग में जमा होता है? तो यकृत में। हीपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को। पीलिया रोग से किस में संक्रमण होता है? तो यकृत में होता है। किस ग्रंथि में पित्त का उत्पादन होता है? यकृत में। पित्त का संग्रहित होता है पित्ताशय में। पित्त कहाँ संग्रहित होता है? पित्ताशय में, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी व बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती है? तो अग्नाशय, ठीक है ना। इंसुलिन किस ग्रंथि द्वारा बनती है? तो अग्नाशय द्वारा बनती है, ठीक है ना। इंसुलिन किस ग्रंथि द्वारा बनती है? अग्नाशय द्वारा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है कहलाता है आइलैट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलैट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से है, इंसुलिन की खोज किया था बेटिंग बेस्ट ने। इंसुलिन की खोज कौन किया था? बेटिंग बेस्ट ने। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स है। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन्स है। कौन सा हार्मोन्स रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन करता है। निम्न में किस कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? तो बी कोशिकाएं। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज हो जाएगा तो मधुमेह रोग हो जाता है पैंक्रियाज की खराबी से। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव मल का रंग पीला होता है? तो यूरोबिलिन। यूरोबिलिन के कारण मानव का जो मल होता है उसका रंग पीला होता है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इस प्रकार से, किस भाग में पाचन का शोषण नालियाँ क्रॉस करती हैं? तो ग्रसनी। आहार में लवण का मुख्य उपयोग होता है भोजन को स्वादिष्ट बनाना। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन क्यों कहा माना जाता है? अनिवार्य एमिन एसिड से भरपूर होता है इसलिए। प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड व एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है इरिप्सिन, ठीक है ना। मांड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करने का कार्य करता है एमाइलेज। वसा को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है लाइफेज, ठीक है ना। भोजन की पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण हो जाती है? तो छोटी आंत में। कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से है, जीभ के ऊपरी भाग पर बने अंकुर को कहते हैं स्वाद कलियाँ, ठीक है ना। जीभ के अग्र भाग से किस स्वाद का ज्ञान होता है? तो मीठे का, ठीक है। जीभ के पश्च भाग से किस स्वाद का ज्ञान होता है? तो कड़वे का। पश्च भाग से कड़वा का, ठीक है ना, जिसको तीखा कहते हैं। जीभ के बगल वाले भाग से कैसे स्वाद का आभास होता है? तो खट्टा का। बगल वाले भाग से खट्टा का। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दांत या एनामेल जिसको कहते हैं। दांतों के अध्ययन को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। दांतों की थेरेपी कहलाती है, दांतों की थेरेपी क्या कहलाती है? रूट कैनल ट्रीटमेंट, ठीक है ना। आरसीटीसी इसको शॉर्टकट में कहते हैं। दांतों की कठोरता किसी कारण होता है? कैल्शियम के कारण। किसी कारण? कैल्शियम के कारण। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृदंत, रत्नक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, ठीक है ना। और दांत मनुष्य में के दांतों का दंत सूत्र होता है 2 1 2 3। 2 1 2 3 दांतों का सूत्र क्या है? दंत सूत्र 2 1 2 3। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में इंसाइजर दांतों की कुल संख्या 8 होते हैं। इंसाइजर की संख्या कितनी होती है? 8 होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने प्रकार के दांत होते हैं? दुधिया दांत और स्थायी दांत। 2 प्रकार के, दुधिया दांत और अस्थायी दांत। दांत के ऊपरी हिस्से का चमकीला भाग कहलाता है इनमेल कहलाता है। मनुष्य के लार में होता है 99% जल, 1% एंजाइम होता है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम टाइलिन और लाइसोजाइम होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जो कि 1.5 से 2 किग्रा तक होती है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है यकृत में। कहाँ? यकृत में। हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है यकृत में। कहाँ होती है? यकृत में। चलते हैं छात्रों 79 नंबर को, पीत क्या है? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य जिसका पीएच मान 7.7 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से देखिए, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? अग्नाशय। रक्त परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में।
रक्त परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वेल ने 1628 में। मानव हृदय में कोष्ठों बनता है 4, ठीक है ना। मानव हृदय कितने कोष्ठों का बना होता है? 4 कोष्ठों का बना होता है। शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को सीरा कहते हैं, सीरा कहते हैं। हृदय में शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहते हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। और हृदय की ओर ले जाने वाले को सीरा कहते हैं, ठीक है ना। सीरा कैसा रक्त प्रवाहित है? अशुद्ध। सीरा अशुद्ध रक्त को, और धमनी कैसा रक्त प्रवाहित है? शुद्ध रक्त को, जिसको O2 युक्त होता है, जिसमें O2 युक्त होता है। सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। कितना बार? 72 बार धड़कता है, ठीक है ना। 88 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से है। सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कहते हैं कोरोनरी धमनी। क्या कहते हैं? कोरोनरी धमनी। हृदय घात कब होता है? कोरोनरी धमनी में जब रुकावट हो जाती है तो हृदय घाट होता है, नहीं कहते हार्ट अटैक आ गया। सामान्य मनुष्य का रक्त दाब होता है 120/80 mm या HG कहते हैं, या 120 सिस्टोलिक, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है, हृदय धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स है थायरॉक्सिन व एड्रीनेलिन। थायरॉक्सिन व एड्रीनेलिन। लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं कहलाती है लिम्फोसाइट। क्या कहलाती है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का कार्य है, क्या कार्य है? शरीर के हानिकारक व जीवाणुओं का भक्षण करके शरीर को रोगों से रक्षा करना। मूत्र का असामान्य घटक है एल्यूमिन, ठीक है ना। गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन। गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 96। देखिए 96 इस प्रकार, मानव शरीर का कौन सा अंग जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी? तो गुर्दे। कौन सा? गुर्दे। मूत्र कहाँ बनता है? संग्राहक वाहिनियों में। कहाँ? संग्राहक वाहिनियों में। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि है डाई यूरेटिक। डाई यूरेटिक। मूत्र का पीएच मान होता है 6। कितना होता है? 6। वृक्क का प्रमुख कार्य क्या है? रक्त के प्लाज्मा को शुद्ध करना तथा शरीर के अनावश्यक पदार्थों के मूत्र के रास्ते बाहर निकलना, ठीक है ना। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण, संचालन व समन्वय कौन करता है? अंतःस्रावी तंत्र, तंत्रिका तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक को कोई कोशिका विभाजन नहीं करता है? तो तंत्रिका या न्यूरॉन को। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र, 90 cm की। मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने किस ढांचे से में सुरक्षित चाहता है उसे क्या कहते हैं? तो क्रेनियल कहते हैं, क्रेनियल, ठीक है ना। ब्रेन की सुरक्षा के लिए ब्रेन के ऊपरी कितनी लेयर होती है? तो 3 लेयर होती है, ठीक है ना। मानव मस्तिष्क का औसत भार लगभग कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। मानव मस्तिष्क का औसत भार लगभग 1400 ग्राम होता है। ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली लेयर में कौन सा द्रव भरा होता है जो मस्तिष्क को बाहरी आघात को सुरक्षा प्रदान करता है? तो सेरेबाई स्पाइनल द्रव, सेरेबाई स्पाइनल द्रव। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? सेरिब्रम, सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क में यशादत्त स्मरण शक्ति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा स्मरण शक्ति को बनाए रखता है, ठीक है ना। मानव मस्तिष्क में भूख, प्यास व नींद का एहसास किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। भूख, प्यास और नींद का एहसास करवाता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट छात्रों इस प्रकार से, मानव मस्तिष्क में ठंड व गर्मी का एहसास किसके द्वारा होता है? थैलेमस के द्वारा, ठीक है ना। मानव मस्तिष्क में ताप नियंत्रण का कार्य कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ताप नियंत्रण का काम करता है हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क के आधार पर। मस्तिष्क के आधार पर। मस्तिष्क के मेरुदंड में कौन जोड़ता है? मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा। मानव मस्तिष्क में गुस्सा व खुशी का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। जब व्यक्ति गुस्सा आ जाता है तो समझिए उसका हाइपोथैलेमस बढ़ गया, और शांत भी वही करता है, हाइपोथैलेमस ही। शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है सेरिबेलम। कौन होता है? सेरिबेलम। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, जांग की हड्डी होती है। फीमर कहाँ की हड्डी होती है? जांग की होती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हो इस प्रकार, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं? 639 मांसपेशियां। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 29। कितनी? 29। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी होती है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टांग में पाई जाती है, ठीक है ना। अस्थियों एवं मांसपेशियों के आपस में जोड़ना टेंडन कहलाता है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, जो कि कान की हड्डी होती है। ह्यूमस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में पाई जाती है। ह्यूमस हड्डी कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में पाई जाती है। किस जीव में पसलियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो सांप में पसलियों की संख्या सर्वाधिक होती है, ठीक है।
चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300। और डायरेक्ट पोजेशन मनुष्य में हृदय की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है, ठीक है ना। उसमें कंकाल तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। क्रोन्डियोसाइट पाए जाते हैं उपास्थि में। कहाँ पाए जाते हैं? उपास्थि में, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से छात्रों देखिए, वृद्धा अवस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती है? कैल्शियम की कमी के कारण। कैल्शियम की कमी उसमें हो जाती है, इसलिए मनुष्य की क्या होती है? वृद्धावस्था में हड्डियां कमजोर पड़ जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए हड्डी को मजबूत बनाना है तो कैल्शियम युक्त भोजन आप लोग ग्रहण करें। और ऑडोंटोलॉजी में अध्ययन करते हैं दांतों का। किसका? दांतों का। ऑस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? बोन में। कहाँ पाए जाते हैं? बोन में। घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? पोटेला के नाम से। किसमें बाह्य कंकाल नहीं होता है? एनाफीबिया में। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में। टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस। टूटल हड्डी जो होता है, जो देखते हैं आप लोग बच्चे को या बूढ़े को जो हाथ पैर टूट जाता है तो प्लास्टर जो होता है उसमें किसका किस कौन चीज़ का परत होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है ना। कंधे व कमर के जोड़ को क्या कहते हैं? बॉल व सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। बॉल व सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम है। कॉलर की हड्डी को और किस नाम से जाना जाता है? क्लेविकल। क्या? क्लेविकल। मानव शरीर में सैडल जोड़ों की संख्या कितनी होती है? 2। मानव शरीर में सैडल जोड़ों की संख्या 2 होती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से देखिए, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम क्या है? बहिर्जांगिका। बहिर्जंगिका। अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? 80। शरीर की सबसे लंबी व भारी हड्डी का नाम क्या है? जांग की हड्डी। क्या है? जांग की हड्डी। अस्थि और अस्थि के जोड़ को कहते हैं लिंगामेंट। अस्थि और अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? लिंगामेंट। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाने जाते हैं पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं पीयूष ग्रंथि। फेफड़े का बाहरी आवरण बना होता है फ्यूरल झिल्ली का। किसका? फ्यूरल झिल्ली का। कुछ जंतुओं में नीला रुधिर होता है, क्यों? हीमोसाइनिन के कारण। किसके कारण? हीमोसाइनिन के कारण। किसके कारण? हीमोसाइनिन के कारण, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 151। मानव शरीर में श्वसन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस नाम से होता है? अम्बाल लागेटा। अम्बाला गेट, ठीक है ना। ऑक्सीजन की कमी कहलाती है ऑनक्सिया। क्या कहलाती है? ऑनक्सिया। मनुष्य के फुफ्फुसों की कुल सजीव क्षमता होती है 4500 ml। कितनी होती है? 4500 ml। श्वास नाल में भोजन के प्रवेश को रोकने के लिए द्वार की रक्षा होती है एपिसोरिस द्वारा। किसके द्वारा? एपिसोरिस द्वारा। वायवीय शोषण की संपूर्ण प्रक्रिया किसने दी थी? क्रैप्स ने। स्थनियों में गैसों का विनिमय कहा जाता है एल्वीलाई से। मानव की सामान्य श्वास दर होती है 16 बार प्रति मिनट। 16 बार प्रति मिनट। ऑक्सीजन का परिवहन होता है आरबीसी में। ऑक्सीजन का परिवहन कहाँ होता है? आरबीसी में, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 160 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से देखिए, रुधिर में CO2 का वहन किस रूप में होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। किसके रूप में? सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों इस प्रकार देखिए, आहार नली व श्वास नली जहां आपस में मिलती हैं उसे कहते हैं ग्रोसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोसनी कहते हैं। श्वसन के दौरान ली गई गैस को शरीर में कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है रक्त। कौन करता है? रक्त करता है। अनॉक्सी श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज के अणु से कितने ATP ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 2। श्वसन दर को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? स्पायरोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? स्पायरोमीटर के द्वारा। सिगरेट व धूम्रपान से फेफड़ों में कौन सा रोग होता है? एम्फाइस्मा। एम्फाइस्मा। कौन सा रोग होता है? एम्फाइस्मा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर आ गया आपको पोषक पदार्थ। क्या है? पोषक पदार्थ वे पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं में संचालन व संपादन में आवश्यक होते हैं क्या कहलाते हैं? पोषक पदार्थ कहलाते हैं। पोषक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ कहते हैं वे पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि, ये सब ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं। उपापचय नियंत्रक पदार्थ होते हैं कौन सा? तो वे जो शरीर की विभिन्न उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, जैसे विटामिन, लवण, जल आदि, ठीक है ना। शरीर में वृद्धि व निर्माण पदार्थ कौन है? प्रोटीन। कौन है? प्रोटीन। आनुवंशिकी पदार्थ होते हैं वे पोषक पदार्थ जो शरीर को आनुवंशिकी गुणों को युक्त पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने में, जैसे न्यूक्लिक अम्ल। जैसे न्यूक्लिक अम्ल। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:2:1। 1:2:1, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रों एक इस प्रकार से देखिए, 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की कितनी ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो 4.2 किलो कैलोरी। 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 4.2 किलो कैलोरी। शरीर में ऊर्जा की सर्वाधिक आपूर्ति होती है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है ना, 50 से 75%। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था क्या है? मोनोसैकेराइड। कौन है? मोनोसैकेराइड। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से, मोनोसैकेराइड के उदाहरण क्या क्या है? देखिए मोनोसैकेराइड के उदाहरण ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैग्नोज, ट्रायोज आदि। ठीक है ना। डाइसैकेराइड कैसे बनता है? समान या भिन्न मोनोसैकेराइड के दो अणुओं के संयोजन के डाइसैकेराइड बनता है। ठीक है, जैसे माल्टोज, सुक्रोज, काइटिन आदि। पॉलीसेकेराइड्स के उदाहरण स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत है गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलगम आदि। सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, कार्बोहाइड्रेट देखिए, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य क्या है? विटामिन सी का निर्माण करना, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना, ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करना। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा तो इस प्रकार से देखिए, प्रोटीन का मुख्य गुण क्या है? यह जटिल कार्बनिक यौगिक है। यह 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बनता है। मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन होता है। ऊर्जा उत्पादन व शरीर का मरम्मत दोनों कार्य करता है। छात्रों यह वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा शॉर्टकट में इसको निकालो। प्रचुरतम मात्रा में प्रोटीन कहाँ से मिलता है? तो सोयाबीन और मूंगफली से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? सोयाबीन और मूंगफली से मिलता है। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 50 से, यानी कि 10 शरीर स्वयं बनाता है और 10 भोजन से प्राप्त होता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोकोर रोग होता है। क्वाशियोकोर रोग होता है। प्रोटीन का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ये कोशिका जीवद्रव्य व उत्तक निर्माण में भी भाग लेता है। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से है, वसा क्या है? वसा क्या है? यह ग्लिसरॉल व वसीय अम्लों का एस्टर है। वसा कितने प्रकार के होते हैं? दो, संतृप्त और असंतृप्त। असंतृप्त वसा के उदाहरण मछली का तेल और वनस्पति तेल आदि। संतृप्त वसा के उदाहरण नारियल का तेल और तार का तेल। ठीक है ना। 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 9.3 किलो कैलोरी। 9.3 किलो कैलोरी। शरीर में वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में। शरीर में वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया में। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 से, वसा के मुख्य कार्य क्या है? यह शरीर में जमकर शरीर के ताप को बाहर कर निकालती देती है। वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है। वसा की अधिकता से हृदय की बीमारी व रक्तचाप बढ़ जाता है। ठीक है ना। वसा इसलिए तिलहन पदार्थ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तिलहन पदार्थ में सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है। ठीक है ना। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30 नंबर। विटामिन शरीर में क्या करते हैं? शरीर के उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। शरीर में उपापचय क्रिया का क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के। ए, डी, ई, के याद रख लीजिएगा। जल में घुलनशील विटामिन है बी, सी। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है ना। विटामिन की कमी से होने वाले रोग के प्रमुख स्रोत देखिए। विटामिन की कमी से होने वाले रोग के प्रमुख स्रोत, जैसे विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम पहले रेटिनॉल है। इसके कमी से होता है रतौंधी, संक्रामकों का खतरा, जेरिथेलमिया। ठीक है ना। और इसको इसको उपचार के लिए दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछली, एकत्रित तेल खाना चाहिए। विटामिन बी 1 की कमी से होता है आपको बेरी बेरी। क्या होता है? बेरी बेरी। यह इसका स्रोत है मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना घुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जियां, ये सब खाना चाहिए। तो इस सबसे क्या होता है? बेरी बेरी आपको नहीं होगा। बी 2 के कमी, बी 2 का रासायनिक नाम है छात्रों राइबोफ्लेविन। इसमें क्या होता है? त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जिहा का फटना, ये सब विटामिन बी 2 की कमी से होता है। ठीक है ना। इसको खाने के लिए खमीर, कॉलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध आदि सब खाना चाहिए। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम है निकोटिनामाइड या नियोसिन, जो पेलाग्र या त्वचा दाद 4D सिंड्रोम ये बीमारी होती है। इसको उपचार के लिए मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां खानी चाहिए। विटामिन बी का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, जिससे क्या होता है? बाल सफ़ेद होना और मंद बुद्धि। जब मंद बुद्धि है या उसका बाल पक रहा है, सफ़ेद हो रहा है, तो वो होगा बी 5 की कमी से। इसके लिए मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर ये सब खाना चाहिए। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। देखिए इसमें आप आ गया विटामिन बी 6। तो इससे क्या होती है? इसका रासायनिक नाम है पैरिडॉक्सिन, और इससे एनीमिया तथा त्वचा रोग होता है। इसको उपचार के लिए यकृत और मांस अनाज खाना चाहिए। विटामिन बी का नाम है बायोटिन। विटामिन बी का नाम क्या है? रासायनिक नाम बायोटिन। इससे लकवा रोग होता है, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। ठीक है ना। इसके उपचार के लिए मांस, अंडा, यकृत, दूध खाना चाहिए। विटामिन बी 11 फॉलिक अम्ल होता है, एनीमिया, पेचिस इस ये रोग होती है। ठीक है ना। इसके लिए दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा और सेम खाना चाहिए। विटामिन बी 12 को साइनोकोबाल्डिन मीन कहते हैं, साइनोकोबालामीन कहते हैं, जिससे क्या होता है? एनीमिया या पुडू रोग होता है। इसको
उपचार के लिए मांस, कलेजा, दूध खाना चाहिए। विटामिन बी का एस्कॉर्बिक एसिड नाम है, इससे स्कर्वी होती है बीमारी। और मसूड़े का फूलना, जो दांत का मसूड़ा होता है फूल जाता है, इसके लिए नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे फल इत्यादि का सेवन करना चाहिए। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखिए आगे इसमें अब आगे विटामिन सी से तो हो गया। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इससे क्या होता है, रिकेट्स, बच्चों में मलेशिया या वेस, देखिए बच्चों में रिकेट्स होता है और बड़ों में क्या होते हैं, वयस्कों में मलेशिया नामक बीमारी होती है। इसके लिए मछली के तेल, ये दूध, अंडे, ये सब का सेवन करें। विटामिन ई का टेकोफेरल नाम है, क्या नाम है, विटामिन बी का ई का रासायनिक नाम टेकोफेरल, जिससे क्या होता है, जनन शक्ति का कम होना होता है। और ये पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित भोजन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल, ये सब खाना चाहिए। ठीक है ना। अब आगे हम लोग विटामिन के का, तो विटामिन के का देखिए रासायनिक नाम है आपको फ्लेविक्यूनोन, फिलोवक्यूनोन, जिससे रक्त का थक्का न बनना होता है। और टमाटर, हरी सब्जियां आंतों में भी उत्पन्न होते हैं, तो ये सब खाने से क्या होता है, ये बीमारी नहीं होगा, रक्त का थक्का जमने वाला जो विटामिन के है वो नहीं होगा। देखिए अब आगे हम लोग 35 नंबर को जाए। गर्भवती महिलाओं में प्रायः किसकी कमी होती है, तो कैल्शियम व आयरन की कमी होती है। किसकी कमी होती है, कैल्शियम व आयरन की कमी होती है। गर्भवती महिलाओं में कैल्शियम व आयरन की कमी होती है। हमारे शरीर के भार का कितना प्रतिशत भाग जल है, 65 से 75% भाग शरीर में जल होती है। 65 से 75% भाग शरीर में जल होती है। पीने के पानी में किस विष के कारण कैराटेसिस नामक बीमारी होती है, तो आर्सेनिक विष, किसके, आर्सेनिक विष। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 38 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से देखिए, न्यूक्लिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है, आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना। एक आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना। एक सामान्य कार्य करने वाले व्यक्ति को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा। ठीक है ना। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है हैदराबाद में, कहाँ है, हैदराबाद। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान स्थित है मैसूर में। ठीक है ना। केंद्रीय औषधि अनुसंधान स्थित है लखनऊ में। शहद का मुख्य घटक, प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, मानव शरीर में ईंधन का काम करते हैं। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट देखिए इस प्रकार से, अब आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है मानव रोग। क्या है, मानव रोग। मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज किसने की, लेवरन ने किया। कौन किया, लेवरन ने किया। मलेरिया रोग से क्या होता है, रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं और रक्त में कमी आ जाती है। ठीक है ना। मलेरिया के उपचार में दिया जाता है क्लोरोक्विन या कुनेन या पेलुड्रिन आदि, ये सब क्या दिया जाता है मलेरिया रोग के उपचार के लिए। कालरा व टीबी जीवाणु की खोज किसने की, रॉबर्ट कोच ने किया था। रेबीज के टीके व दूध के पास्चुराइजेशन की खोज की थी लुईस पास्चर ने। कौन किए थे, लुईस पास्चर ने। ठीक है ना। बच्चों की डीपीटी टीका दिया जाता है। बच्चों में कौन सा टीका जाता है, डीपीटी टीका दिया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस रोग से प्रतिरक्षी के लिए। बच्चों में डीपीटी का जो टीका लगाया जाता है, डीपी टीका किसके लिए, डिप्थीरिया, काली खांसी व टिटनेस रोग से प्रतिरक्षी के लिए, मतलब उसको बचाने के लिए। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से देखिए, परजीवी द्वारा होने वाली बीमारी। ठीक है ना। परजीवी द्वारा होने वाले कौन कौन से बीमारी है इस प्रकार से देखिए, मलेरिया बीमारी होती है तितली व एवं आरबीसी। ठीक है ना। जो अंग होते हैं तिल्ली एवं आरबीसी को प्रभावित करते हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी से होती हैं। वाहक मच्छर होती है मादा एनिफ्लीज मच्छर, और ठंड के साथ वो बुखार आएगा, इसका लक्षण है। ठीक है ना। पायरिया मसूढ़ा में होती हैं। ठीक है ना। और ये एंटी अमीबा जिज जिंजवेलिस, यह परजीवी उनके द्वारा होती है। ठीक है ना। यह मसूड़ों से रक्त का निकलना, जब मसूड़ा से खून निकलेगा तो समझ लीजिए पायरिया हो गया है। आगे है सोने का बीमारी। सोने की बीमारी जो मस्तिष्क में होती है, इसके लिए परजीवी है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा जो सीसी मक्खी के काटने से भी होती है। बहुत नींद के साथ बुखार आता है इसमें। ठीक है ना। पेचिस, पेचिस होता है छात्रों देखिए आंत में होता है। एंटी अमेबी हिस्टेलिका होती है जीवाणु या परजीवी, जो सेमा एवं खून के साथ दस्त होता है, उल्टी इसमें ज़्यादा आती है। काला ज्वर, यह अस्थि मज्जा में होता है। इसके लिए वैज्ञानिक है लेसीमेनिया डोनावानी। यह बालू मक्खी होती है, जो तेज बुखार इसमें आता है। क्या होती है, तेज बुखार इसमें आती है। चलते आप लोग हम जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी, टिटनेस होता है, हैजा होता है, टाइफाइड होता है, क्षय रोग होता है, डिप्थीरिया होती है, प्लेग होती है। जो देखिए टिटनेस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, इसके लिए जीवाणु के नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है ना। इसमें तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबरन मंद होना आता है। हैजा से आंत प्रभावित होते हैं। विब्रियो कॉलोरी जो कि जीवाणु के नाम है, और ये इसका लक्षण लगातार दस्त और उल्टी आना। ज़्यादा उल्टी और दस्त होगा तो समझिए हैजा आ गया। टाइफाइड आंत को प्रभावित करते हैं। इसको साल्नो मोनेला टाइफी जो जीवाणु है, उसे तेज बुखार और सिर दर्द होगा इसमें ज़्यादा। टाइफाइड जब हो जाता है तो तेज बुखार रहता है और सिर दर्द ज़्यादा करता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए
उसके बाद आ गया क्षय रोग। क्षय रोग में क्या होते हैं, फेफड़ा प्रभावित होते हैं, माइकोबैक्टीरियम और ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु होते हैं, बार बार खांसी के साथ साथ वक्त कफ रक्त निकलता है इसमें तो क्षय रोग होता है। डिप्थीरिया से क्या होता है, श्वास नली प्रभावित होती है, कोरोनी बैक्टीरियम और डिप्थीरी ये जीवाणु है, इसके द्वारा सांस लेने में कठिनाई एवं दम घुटते रहता है, ठीक है ना। डिप्थीरिया से प्लेग से फेफड़ा काढ़व दोनों पर के बीच होती हैं, पास्चुरेला बैक्टीरिया जीवाणु होती हैं, बहुत तेज बुखार और शरीर पर गिल्टियाँ हो जाती है, शरीर पर क्या हो जाती है, गिल्टियाँ हो जाती है, ठीक है ना। अब आगे विषाणु से होने वाले रोग। अब किससे होने वाले, विषाणु से होने वाले, जैसे एड्स होता है, डेंगू ज्वर होता है, पोलियो होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, चेचक होता है, छोटी माता होती है, ठीक है ना। और गलसोथ होता है, गलसोथ होती है इसमें, खसरा, ट्रेकोमा, ठीक है। तो देखिए एड्स जो होती है वो किसको प्रभावित करते हैं, वो होती है प्रतिरक्षी प्रणाली, डब्ल्यूबीसी को प्रभावित करते हैं, जो एचआईवी उसका विषाणु का नाम है, ठीक है ना। रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना होता है। डेंगू ज्वर से संपूर्ण शरीर में खासकर सिर, आँख एवं जोड़ में क्या होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होती है। और अरबो वायरस नाम है इसका, आँखों, पेशियों, सिर तथा जोड़ों में दर्द होती है। ये सब प्रभावित अंग है इसके। ये सब डेंगू ज्वर होता है आपको संपूर्ण शरीर का, खासकर सिर और आँख, ठीक है ना, और जहाँ पे जोड़ होता है, ज्वाइंट होता है वहाँ पे। पोलियो होती है, यह गला रीढ़ नाड़ी संस्थान में पोलियो, ठीक है ना, इसका विषाणु का नाम है। और ये ज्वर, बदन में दर्द, रीढ़ की हड्डी, आँत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंजा संपूर्ण शरीर में होती है, इसके वायरस क्या है, मिक्सो वायरस एबीसी है। ग्लूकोज छींक बेचैनी आती है। चेचक संपूर्ण शरीर में होती है। वेरियोला वायरस होता है, तेज बुखार, शरीर लाल लाल दाने निकल जाते हैं। छोटी मात्रा में क्या होती है, संपूर्ण शरीर में येरीशेला वायरस होती हैं, हल्का बुखार और शरीर पर पीतिकाएँ होती हैं। गलजोत से क्या होती है, फेराथायरॉक्सिन ग्रंथि को प्रभावित करते हैं, इसमें ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई होती है। खसरा में संपूर्ण शरीर में होते हैं। मेविली वायरस होती है, शरीर का लाल दाना निकल जाता है। ट्रेकोमा आँख की बीमारी है यह, आँख लाल होना और आँख में दर्द होना, ठीक है ना, इसको ट्रेकोमा कहते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है छात्रों इस प्रकार से, देखिए जैसे ये विषाणु से है, ट्रेकोमा आँख की बीमारी है। हिपेटाइटिस या पीलिया जिसको कहते हैं, यकृत में होता है। पेशाब पीला, आँख त्वचा पीला हो जाता है, ठीक है ना। रेबीज तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिसको रेबडो वायरस होती है। रोगी पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकालना, ये सब रेबीज के कारण। जैसे कुत्ता काट लिया ना, तो देखते हो कुत्ता जिस प्रकार से जी हाँफते रहते बाहर निकालते, तो उसी प्रकार मनुष्य भी बाहर निकालते रहता है। मेनिनजाइटिस जो मस्तिष्क की बीमारी है, उसमें तेज बुखार आती है। हार्पिस त्वचा का बीमारी है, जो हार्पिस विषाणु है, त्वचा में सृजन हो जाती है, ठीक है ना, त्वचा में क्या होती है, सूजन हो जाती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इस प्रकार से छात्रों देखें, फफूंद के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग, दम्मा, एथलीट फुट, खाज, गंजापन, दाद आदि, ये ठीक है ना। मनुष्य में होने वाले प्रमुख अनुवंशिकी रोग, वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, डाउन्स या सिंड्रोम आदि, ये सब क्या होती है, मनुष्य में अनुवंशिकता के कारण होती है, ठीक है ना। अगर पिता में पहले था या दादा दादी में था, तो उसी के कारण उसका लक्षण अभी भी हो रहा है। कीमोथेरेपी किसके उपचार में दी जाती है, तो कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का यूज किया जाता है। अस्थि कैंसर किसके कारण होता है, तो रेडियो सक्रिय ट्रांसियम 90 के कारण, किसके, रेडियो सक्रिय ट्रांसियम 90 के कारण। एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच में किया जाता है, एचआईवी वायरस, मतलब एड्स के रोग में एलिसा टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है छात्रों इस प्रकार से, एचआईवी का पूरा नाम क्या है, ह्यूमन एमिनो वायरस, ह्यूमन एमिनो वायरस। एड्स का पुराना एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स रोग होता है विषाणु द्वारा, किससे द्वारा, विषाणु द्वारा। डेंगू ज्वर किसके काटने से फैलता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की, जॉन सॉल्क ने किया। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने किया, जॉन सॉल्क ने किया। बीसीजी का पुराना नाम क्या है, बेसिलस शेलमेट जीरिन, बेसिलस सेलमेट जीरिन। डीपीटी का पूरा नाम है डिप्थेरिया प्रैक्टिसिस एंड टेस्टनस, ठीक है ना। डीपीटी का पूरा नाम है डिप्थेरिया प्रेस्टिसियस एंड टेटनस, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों इस प्रकार से देखें, चिकित्सा संबंधी आविष्कार। कुछ आविष्कार इस प्रकार से चिकित्सा ने किया था। विटामिन का किया था फंक ने, विटामिन विटामिन बी का मैकुलन ने, विटामिन डी का हॉपकिंस, उसके बाद स्टेप्टोमाइसिन का बॉम्बसेन ने, होम्योपैथी का हैनीमैन, और ओपर हार्ट सर्जरी का वाल्ट ली लेहल, प्रथम प्रकनली शिशु का एडवर्ड एवं स्टेपैडो, एंटीजन का लैंड स्टीनर, क्लोरोफॉर्म का हैरिसन तथा सिम्पसन, टेरामाइसिन का फीनेल, टेरामाइसिन का कौन क्या था, फीनेल, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, पोलियो वैक्सीन का जॉन शिल्क, बैक्टीरिया का लिवेनहॉक, आरएनए का
जेम्स वाटसन तथा ऑर्थर अर्ग। मलेरिया परजीवी चिकित्सा का रोनाल्ड रॉस। विटामिन ए का मैकुलन। विटामिन सी का होल्डकट, ठीक है ना, विटामिन सी का होल्डकट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। विटामिन विटामिन ए का मैकुलन, विटामिन सी का होल्कट, सल्फा ड्रग्स का डॉगमैक, हृदय प्रत्यारोपण का क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है ना, लिंग हार्मोन का एस्ट्रोनॉच, गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का आइनियोवन, इंसुलिन का बेटिंग, ठीक है ना, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, टीबी बैक्टीरिया का रॉबर्ट कोच, पेंसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेम, ये सब खोजकर्ता वैज्ञानिक है। बीसीजी का कौन खोज किए थे? यूनिन कॉलमेट। रक्त परिवर्तन का कॉल लैंडर्सनर। डीएनए का जेम्स वाट तथा क्रिक, ठीक है ना। पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा का खोज किसने किया था? तो कहते कीटा जाटोज, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न छात्रों, यह जो है अभी मैंने आप लोगों को कुछ करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट, जो कि प्रत्येक एग्जाम में प्रत्येक बार पूछा जाता है। वरीकरण की सबसे छोटी इकाई है तो होती है स्पेसीज होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ठीक है, किसकी बनी होती है? काइटिन की। कैरोलिन लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल मोनेरा जगत के से संबंधित है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव आते हैं। कौन आते हैं? एक कोशिकीय जीव। एनीमेलिया जगत के अंतर्गत बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक जंतु आते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति विकसित की थी। लिनियस ने द्विनाम पद्धति विकसित की थी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। ब्रायोफाइटा पदार्थ वर्ग का उभयचर कहते हैं, ठीक है ना। पौधों में असूत्रीय विभाजन के लिए परागकोश सबसे उपयुक्त भाग होता है। जीवाणु भोजी जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु है। आलू क्या है? आलू एक कंद है। आलू क्या? एक कंद। स्टार्च एवं पॉलीसेक्राइड है। स्टार्च क्या है? एक पॉलीसेक्राइड है। हरित पादप प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। अल्फा 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 एक प्रकार की घास है। क्या? एक प्रकार की घास है, ठीक है ना। एम्बिलिका ऑफ्सिनोलिस अफीम का वास्तविक नाम है। क्या है? अफीम का वास्तविक नाम है, ठीक है। छात्रों, तो आज मैंने बायोलॉजी का आप लोगों के लिए 1000 क्वेश्चन को जो अभी सीरीज चालू किया हूँ, उसमें से लगभग 5 से 600 क्वेश्चन लगभग उतना आया है। लगभग 600 से ज़्यादा क्वेश्चन है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जो बचा हुआ है वो करवा दूंगा। अगर आप लोग को इनका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, SK टीचर एकेडमी, उसमें आप लोग जुड़ जाइए, और वहाँ से आप लोग को क्या जितने भी सारे पीडीएफ हैं मैं वहीं प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है ना। कहा गया दोस्तों, कर न वक्त बर्बाद, अपना समय यूं न बिताना है, कर मेहनत डटकर यूं सपने सचकर दिखाना है, ठीक है ना। दोस्तों, आप लोग एकदम कठिन परिश्रम कीजिए, आप लोग को जरूर कामयाबी मिलेगी। आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।